जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। यश जय हिंद। नितिन जय हिंद। अर्श जय हिंद। कनिष्क जय हिंद। यश जय हिंद। मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। जय हिंद जय हिंद। हाँ जी, मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। जय हिंद। प्रियांशु, माही, मुकेश, पीयूष, हिमांशु जय हिंद। मीरा जय हिंद। नित्या जय हिंद। गार्गी जय हिंद। हाँ जी, मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। देन आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लियर है? ओके ओके, ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए ठीक है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जय हिंद जय हिंद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद। ओके, ऑल पॉजिटिव, ऑल गुड, ग्रेट ग्रेट। ओके, चलिए, जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री राम। शुरू करें, स्टार्ट करें आज का सेशन। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का सेशन जो है वो आपके एसएसबी के साइकोलॉजिकल पार्ट के बारे में है। आज बहुत डिटेल के अंदर हम चीजें नहीं करने वाले कि स्पेसिफिकली मैं किसी टेस्ट के बारे में बात करूंगा, कि मैं पीपीएनडीटी के बारे में बात करूंगा, या एसआरटी के बारे में बात करूंगा, या टीएटी के बारे में बात करूंगा। आज बेसिकली हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट आपके एसएसबी के अंदर किस तरीके से लिया जाता है, कौन कौन सा टेस्ट होते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से टेस्ट आपके लिए जाते हैं, और उसके बाद किस तरीके से टेस्ट के द्वारा आपको असेस किया जाता है, ये देखा जाता है कि आपके अंदर वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है कि नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि कई एग्जामिनेशंस के अंदर कई बार एस्पिरेंट्स को लगता है कि सिर्फ रिटर्न पार्ट क्लियर कर लेना, या सिर्फ रिटर्न क्लियर करने के बाद हम लोग जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। ये समझिए, इस चीज को मैं हमेशा समझाता हूं कि एनडीए का जो एग्जामिनेशन है वो सिर्फ रिटर्न के बारे में नहीं होता, रिटर्न के साथ साथ वो एसएसबी के बारे में भी है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से कि रिटर्न के साथ साथ आप अपने आप को एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर करते जाइए। बिकॉज क्या होता है ना कि आपका एग्जामिनेशन हुआ है, उसके बाद आप चाहते हैं कि केवल कुछ दिनों के अंदर मैं अपने आप के अंदर बदलाव लेकर और मैं सडनली चेंज हो जाऊं, या मेरा जो साइकोलॉजिकल सिनेरियो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाए, मेरा मेंटल स्टेटस पूरी तरीके से चेंज हो जाए, मेरे अंदर वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज आ जाए। तो ये थोड़ा सा यहां पर मुश्किल होता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम आज इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी फॉर एसएसबी पढ़ने वाले हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट, सबसे पहली बात कि क्यों लिए जाते हैं एसएसबी के अंदर। चाहे आप एनडी के एंट्री के थ्रू जाते हो, चाहे सीडीएस एंट्री के थ्रू जाते हो, टीएस के थ्रू जाते हो, या किसी भी एंट्री के थ्रू जब आप जाते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को, आप एक अधिकारी के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक पूरा हम लोगों ने प्रोसेस बनाया है, एसएसबी ने एक पूरा प्रोसेस बनाया है जिसके अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा पहला सवाल तो आप लोगों से ये रहेगा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों लिए जाते हैं? जल्दी बताइए, व्हाई द साइकोलॉजिकल टेस्ट? साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों लिए जाते हैं? व्हाट इज द रीजन? कोई बता सकता है कि इसलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं, और साइक के टेस्ट इसलिए रखे गए एसएसबी के अंदर? बताइए, व्हाई द साइकोलॉजिकल टेस्ट? माइंडसेट चेक करने के लिए अमन यहां पर बोल रहे हैं। ठीक है, आपके माइंडसेट को चेक करने के लिए। ओके, और कोई? टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी, द प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए। अच्छा, प्रेशर की सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं वो चीजें चेक करने के लिए। आपके रीजनेबल थिंकिंग को चेक करने के लिए। ओके, आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए यहां पर कहा जा रहा है। देखिए ठीक है, आप जो भी आपका आंसर है वो आंसर कई हद तक सही है। एक्चुअली साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि बेसिकली अगर सीधी मैं बात करूं कि आप जो 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है, जो कि एसेंशियल है, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति के अंदर होना, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर, भारतीय सेना के अंदर अधिकारी के तौर पर जाना चाहता है, उन क्वालिटीज को इस टेस्ट के द्वारा चेक कर लिया जाता है कि इस व्यक्ति का जो मेंटल स्टेटस है, इसकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, इसके अंदर जो ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स का मतलब होता है लक्षण, उसके गुण, वो उन गुणों से मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर एक अधिकारी के अंदर होने चाहिए, उसके लिए जरूरी है, और वो चीजें उस व्यक्ति के अंदर है कि नहीं है। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कई एस्पिरेंट्स आपने देखा होगा कि एनडी का रिटर्न को क्लियर कर जाते हैं, कई सारे बच्चे एनडी के रिटर्न को क्लियर करते हैं बट एसएसबी को क्लियर नहीं कर पाते। कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो सीडीएस रिटर्न को क्लियर कर लेते हैं बट सीडीएस के एसएसबी को क्रैक नहीं कर पाते। इसका मेजर रीजन ये होता है कि उनके अंदर वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज नहीं होती है। सीधी सी बात में अगर आपसे कहूं, वो किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं जहां पर कहा जाता है कि 15 दिनों के अंदर आपके अंदर वो ओएलक्यूज लेकर आ जाएंगे, बट आप खुद समझते हैं, आप लोग काफी समझदार लोग हैं, कि 15 दिनों के अंदर किसी भी आदमी के अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को लेकर आना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है।
ये बात ध्यान से सुनिएगा। 15 दिनों के अंदर किसी आदमी के अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन लाना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 15 दिनों के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आना ये इम्पॉसिबल चीज होती है। 15 दिनों के अंदर किसी आदमी के अंदर डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस लेकर आना ये इम्पॉसिबल होता है। दैट्स वाई ये आपके लिए अभी से जरूरी है कि आप अभी से इन चीजों को अपने अंदर डेवलप करते जाइए। ये जो 15 दिन की क्लासेस होती हैं या जो भी कोचिंग होती हैं, 21 दिन की, 15 दिन की जो होती हैं, यहां पर यह चीज की जाती है कि जिन बच्चों के अंदर वो क्वालिटी ऑलरेडी है, जिनके अंदर ऑलरेडी वो चीजें हैं, वो उन चीजों को और ब्रशअप कर देते हैं और ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप अपने इन क्वालिटीज को एक्सपोज कर सकते हैं। कहां पर? एसएसबी के अंदर असेसर के सामने किस तरीके से इन क्वालिटीज को एक्सपोज करना है। तो ये पॉइंट याद रखो कि 15 दिनों के अंदर सिर्फ इसीलिए माना जाता है कि जो बच्चे ऑलरेडी बहुत सेटल्ड है, जिन बच्चों के अंदर ऑलरेडी वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है, उनके लिए वो 15 दिन और 20 दिन का जो प्रोसेस है वो काफी सही रहता है, क्योंकि उस टाइम पर उनको और ब्रशअप कर लिया जाता है। बट ऐसा बच्चा जिसके अंदर क्वालिटी है ही नहीं, जिसके अंदर बिल्कुल भी कोई ऑयल क्यू नहीं है, उसको अगर ये लगता है कि इस 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर मैं उन ऑयल क्यूज को डेवलप कर लूंगा, तो ये सही नहीं है। मैं आपको सीधी बात बोलता हूं कि इम्पॉसिबल जैसी चीज होती है, बिकॉज ऑयल क्यूज को डेवलप करने में एक अरसा लगता है। आपको अपनी हैबिट्स पे ध्यान देना पड़ता है, आपको अपने अंदर कुछ चेंज लाने पड़ते हैं, उसके बाद उन क्वालिटीज को आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ, सही है। देखो, जिसको समझ में आ रहा है वो क्लियर है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो फिर यहां तक क्लियर है? कोई भी तुम्हारे अंदर 20 दिन 21 दिन के अंदर एकदम से बदलाव नहीं ला सकता। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चे जाते हैं उनको पता है कि ऑलरेडी जिसके अंदर वो क्वालिटीज ऑलरेडी थी ना, ऑलरेडी उसके अंदर क्वालिटी थी और उसकी क्वालिटीज को वहां पर ब्रशअप कर दिया गया और अच्छा कर दिया गया। चीजें जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर बता दी जाती। दैट्स द सिंपल। अगर आपको इस मिथ के अंदर रहना है कि मैं दिन भर सोता रहूंगा, मेरे अंदर कोई ऑयल ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है नहीं, मेरे अंदर तो कोई पावर ऑफ एक्सप्रेशन है नहीं, मैं कॉन्फिडेंटली बात कर नहीं पाता हूं, उसके बाद मैं एनडीए सीडीएस क्रैक कर लूंगा और 15 दिन के अंदर मैं करके आ जाऊंगा, तो आप बहुत अजीब सी बात कर रहे हैं, बिकॉज ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो ये थोड़ी सी चीजें मैं शुरुआत में इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूं कि दिस इज द राइट टाइम टू इनकलकेट ऑल दोस क्वालिटीज इन योर ओन सेल्फ, कि अपने अंदर यह सही समय है कि उन क्वालिटीज को लेकर आ जाओ। नहीं तो क्या है, आगे जाके बहुत समस्या हो जाएगी। समझिएगा इस चीज को। वो उस दिन 15-20 दिन के अंदर नहीं हो पाएगा। अभी से अपने अंदर आपको अपनी वो क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा। चलिए अब हमारे पार्ट के ऊपर आते हैं कि एसएसबी के अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों लिया जाता है। देखिए, आप सभी पिक्चर्स देख रहे हैं। इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि कई अधिकारी हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स भी हो सकते हैं। एक सीधी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप एक सैन्य अधिकारी के तौर पर आपकी तैनाती कहीं पर भी होती है, चाहे फिर आप इंडियन आर्मी के अंदर हो, चाहे आप इंडियन नेवी के अंदर हो या इंडियन एयरफोर्स के अंदर हो, आपके अंदर कुछ चीजें होना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहली चीज होती है कि सिचुएशन कितनी भी प्रेशर वाली हो, सिचुएशन के अंदर कितनी भी नेगेटिविटी हो, सिचुएशन आपके कितने भी अगेंस्ट हो, आपका जो डिसीजन है, आपका डिसीजन उस सिचुएशन के अंदर भी रीजनेबल होना चाहिए। आपका डिसीजन उस सिचुएशन के अंदर आपके गुस्से के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर, या कह सकते हैं कि उस सिचुएशन के हिसाब से आप अपने डिसीजंस को बहुत ज्यादा मोल्ड नहीं कर सकते। ये पॉइंट याद रखिएगा। प्रेशर की सिचुएशन में राइट डिसीजन लेने की क्षमता ही एक अधिकारी को एक अच्छा सैन्य अधिकारी बनाती है। अगर मैं आपसे पूछूं, या नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर हम देखते हैं कि हमारे ऊपर जरा सा प्रेशर आता है, थोड़ा सा प्रेशर आता है कि एग्जामिनेशन 5 दिन बचे एग्जाम के अंदर, 2 दिन बचे एग्जाम के अंदर, हम लोग क्या करने लग जाते हैं, हम लोग बहुत हेजिटेट होने लग जाते हैं, बहुत घबराने लग जाते हैं, हमारे इमोशनल जो ट्रॉमा है वो शुरू हो जाता है, घबराहट होने लगती है, और इस घबराहट के अंदर हम क्या करते हैं, कई सारे गलत डिसीजंस लेते हैं। पर जब आप फौज की बात करते हैं, जब आप एक सैन्य अधिकारी की बात करते हैं, तो जब वो किसी प्रेशर की सिचुएशन में होते हैं, तो वहां पर प्रेशर की सिचुएशन इस तरह की नहीं होती कि आपका एग्जामिनेशन बिगड़ जाएगा। वहां पर जो प्रेशर की सिचुएशन है वो ये है कि या तो जान जाएगी या जान लेंगे, दैट्स इट। वहां पर जो प्रेशर की सिचुएशन है वो ये होती है कि एनिमीज को न्यूट्रलाइज करना है। वहां पर जो प्रेशर की सिचुएशन है वो इस तरह की होती है कि आप एक एम्बुश के अंदर फंसे और उस एम्बुश के अंदर से आपको अपने क्रू को बाहर निकाल कर लेकर जाना है, जिसमें आपके कई सारे साथी भी। दैट्स वाई ये बहुत जरूरी होता है कि एक सैन्य अधिकारी के अंदर वो सारे गुण होने चाहिए जो कि किसी भी तरह की प्रेशर की सिचुएशन में वो सही निर्णय लेने की क्षमताओं को विकसित कर सके। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप एसएसबी की बात करते हैं या जब भी एक इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर की बात करते हैं, उसका सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वो किसी भी कंडीशन के अंदर, चाहे सिचुएशंस नेगेटिवली जा रही हैं, चाहे सिचुएशंस उसके अगेंस्ट जा रही हैं, उसका जो डिसीजन होगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो एक पॉजिटिव डिसीजन होगा
और एक सही डिसीजन होगा, एक नपातुला डिसीजन होगा। वो डिसीजन किसी इमोशन के अंदर नहीं लिया जाएगा, वो डिसीजन किसी आवेग या वेग के अंदर नहीं लिया जाएगा, वो डिसीजन किसी भी तरह के प्रेशर में लिया हुआ नहीं होता है। बिकॉज आप सब समझते हैं, क्योंकि वहां पर केवल और केवल आपकी जान की जिम्मेदारी नहीं होती कि केवल आपकी जान वहां पर खतरे में है, या केवल आपका डिसीजन से आपकी ही जान के ऊपर इंपैक्ट होगा। आपके जो साथी हैं, जितने लोग आपके साथ हैं, उन सबकी जान की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। दैट्स वाई ये जो प्रोसेस है ये इतना डिफिकल्ट बनाया गया है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर, कि पूरे जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं उन सभी का एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिया जाता है और चेक किया जाता है कि उनके अंदर ये अधिकारी बनने की क्षमता है भी या नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? यस। देखिए, कई सारी चीजें होती हैं नॉर्मल लाइफ में, OLQs कई कम लोगों में देखने को मिलते हैं। मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूं, है ना। देखिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक बहुत अच्छी ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है विच इज नोन एज द रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी सिचुएशन के अंदर आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन के अंदर आपको क्या बात करनी है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि मैं अभी SSB के बारे में बात कर रहा हूं, पर कई एस्पिरेंट्स आप देखेंगे वो पता नहीं क्या ही बात कर रहे हैं, कमेंट्स के अंदर मैं देख रहा हूं पता नहीं कौन सी बात किए जा रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि दे डोंट हैव द रीजनिंग एबिलिटी। उनको नहीं समझ में आता है कि किस सिचुएशन के अंदर हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन के अंदर हमें किस तरीके से बात करनी है, किस सिचुएशन के अंदर हमें क्या सवाल पूछना है। दैट इज द मेजर इशू। इसीलिए कहा जाता है कि आर्म फोर्सेस के अंदर जो अधिकारियों का जो रेशियो है ना, वो लगातार धीरे धीरे कम किया जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? बिकॉज फौज में पोस्ट की कमी नहीं है कि पोस्ट कम है फौज के अंदर, दिक्कत यह है कि उस पोस्ट को गैदर करने वाले लोगों के अंदर वो क्वालिटीज नहीं है, OLQs है ही नहीं। अगर आपके पास OLQs ही नहीं है और आप सोच रहे हो कि मुझे फौज में जाना है, फौज में जाना है, फौज में जाना है एक अधिकारी के तौर पर, तो आप सिर्फ वो इमेजिनेशन करते रहो। बिकॉज जिस तरीके का आपका एटीट्यूड होता है, जिस तरीके का आपका बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग समझ में आ जाता है, एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे समझ में आ जाता है कि कौन बच्चा उस चीज के लिए बना है और कौन नहीं बना है। ये समझिएगा मेरी इस बात को। मैं अगेन फिर चीज बोल रहा हूं आपको, थोड़ा सा हार्श में होता हूं इस बारे में। क्यों हार्श होता हूं मैं? क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम ये कर सकते हैं, हमसे ये चीज हो जाएगी, हम ये कर लेंगे। बट समझिए, ये इतना आसान नहीं है। यहां तुम IIT JEE का एग्जाम नहीं दे रहे हो, ओके। दिस इज द SSB, दिस इज द आर्म फोर्सेस। यहां पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चुना जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? यस, यस, बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। देखिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता क्या है? जब नॉर्मली हम बात करते हैं SSB के बारे में, तो पूरा जो SSB का प्रोसेस है वो 3 चीजों के ऊपर टिका हुआ है। आपने कई बार चीज सुनी होगी, SSB 3 चीजों पे टिका है। दैट इज द मनसा, वाचा एंड कर्मणा। इसके बारे में सुना है आप लोगों ने? हाँ जी, इसके बारे में सुना है, मनसा, वाचा एंड कर्मणा के बारे में। मनसा, वाचा एंड कर्मणा। जो भी व्यक्ति इस पैरामीटर पे खरा उतरता है उसे एक आइडल मैन माना जाता है SSB के हिसाब से। मनसा, वाचा एंड कर्मणा। मनसा का मतलब होता है आपके थॉट्स, आप क्या सोचते हैं, वॉट यू आर थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं। और आपके इस मनसा को, आपके इन थॉट्स को साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू जान लिया जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं। वाचा का मतलब होता है कि आप क्या बोलते हैं, और आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, आपके जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, उसके द्वारा इस वाचा को जान लिया जाता है। लास्ट में होता है आपका कर्मणा, जो कि आपके एक्शंस होते हैं, और GTO टास्क के द्वारा आपके इस कर्मणा को जान लिया जाता है। देखिए, क्या होता है कि कई लोग नॉर्मल लाइफ में, अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल लाइफ में कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और उनके दिल में कुछ और ही होता है। बट जब हम एक आइडल मैन की बात करते हैं या आइडल एस्पिरेंट की बात करते हैं जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस में जाने के लायक है, या जिसके अंदर वो क्षमता है कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस में जा सकता है, उसके अंदर एक क्वालिटी होती है मनसा, वाचा एंड कर्मणा वाली। दैट मीन्स कि जो वो सोच रहा है वही वो बोलता भी है, और उसके एक्शंस के द्वारा भी वही चीजें वो इंडिकेट करता है। और ऐसे ही एस्पिरेंट्स की तलाश SSB के पूरे प्रोसेस के अंदर की जाती है। अगर मैं डायरेक्टली आपसे बोलूं तो दैट मीन्स, सीधे सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो एक ऐसा एस्पिरेंट जो कि नेचुरल है, हु इज नेचुरल, जो अपने ऊपर किसी भी तरीके का मास्क नहीं लगा रहा है, जो किसी भी तरीके का दिखावा नहीं करता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। अ पर्सन हु इज नेचुरल, जो बड़ा नेचुरल है, जिसके मनसा, वाचा और कर्मणा मैच कर रहे हैं, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर वो बताता है कि सिचुएशन के अंदर मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जब वो ग्राउंड टास्क के ऊपर जाता है तो उसके ग्राउंड टास्क के ऊपर परफॉर्मेंस भी वैसा ही है, वो वही क्वालिटीज या वही ट्रैक्स, वही लक्षण शो कर रहा है। और अपनी स्पीच के अंदर, दैट मीन्स अपने पर्सनल इंटरव्यू के अंदर, जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर उससे बात करते हैं,
उससे प्रोबिंग करते हैं, वहां पर भी ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो एस्पिरेंट है वो सही बोल रहा है या उसके अंदर रियलिटी में ये ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज है। तो इस मनसा वाचा एंड कर्मणा, इसी पूरे प्रोसेस के ऊपर आपका है जो एसएसबी का प्रोसेस है वो टिका होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसका जो एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है वो है आपका मनसा, कि आपके थॉट्स क्या है। देखिए क्या होता है, जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि आप और हम सबके जो विचार हैं, हम सबका जो थॉट प्रोसेस है वो सबका अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं कि आप जिस तरीके से अपने पेरेंट्स से बात करते हैं उस तरीके से आप मुझसे शायद बात नहीं करेंगे जब आप मुझसे मिलेंगे, या जिस तरीके से आप अपने दोस्त से बात करते हैं आप उस तरीके से अपने किसी दुश्मन से बात नहीं करते हैं। जब आप किसी नए आदमी से मिलते हैं तो आप अपना एक अलग इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं, और उसके लिए आप क्या करते हैं, कई सारे मास्क अपने चेहरे पे लगाते हैं। मास्क मतलब थोड़ा सा दिखावा करने की कोशिश करते हैं। इन पूरे 5 दिनों के प्रोसेस के अंदर यही जानने की कोशिश की जाती है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप रियलिटी के अंदर क्या है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा बेसिकली काम यह किया जाता है कि आपका वो जो मास्क है ना, जो आपने अपने चेहरे पे लगा के रखा है, उस मास्क को पूरी तरीके से हटाने की कोशिश यहां पर की जाती है। और ये देख लिया जाता है कि कौन सा एस्पिरेंट ट्रू है, कौन सा एस्पिरेंट सच्चा है, और कौन सा एस्पिरेंट जो है वो अपने ऊपर वो मास्क लगा के घूम रहा है कि वो कहने के लिए एक बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। सिचुएशंस के अंदर जब सिचुएशन दी जाती है कि आपको ये सिचुएशन दी जा रही है, आप क्या करेंगे, तो वो बहुत बड़ी बात करता है कि सिचुएशन के अंदर मैं ये कर दूंगा। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर भी जब वो जाता है, इंटरव्यू ऑफिसर उससे कुछ सवाल पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जीटीओ के अंदर जब चीजें देखने को मिलती है तो जीटीओ के अंदर भी कमांड टास्क के अंदर मैं बात करूं या ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के अंदर मैं बात करूं, वो जो एस्पिरेंट है वो अलग ही तरीके से अपना बिहेवियर दिखाता है। तो ये समझ में आ जाता है कि वो जो पर्सन है वो फौज के लिए तो नहीं बना है, बिकॉज वो नेचुरल नहीं है, वो सच्चा नहीं है, वो अपने ऊपर एक मास्क लगा के घूम रहा है। यहां तक क्लियर हो गया है? यस। राजवर्धन सिंह राठौर पूछ रहे सर इज इट लाइव? हाँ भाई लाइव ही है ये। मैंने अभी बात करी थी ना रीजनिंग एबिलिटी की, समझिए इस चीज को। मैं देखिए, और मैं तो खुश होता हूं, मतलब लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फौज के अंदर फौज अपना स्टैंडर्ड नहीं तोड़ती, कभी भी कभी नहीं तोड़ती स्टैंडर्ड अपना। और सही भी बात है, देखो जो डिजर्व करेगा वो जाना चाहिए। देश की रक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। देश की रक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। अच्छा है, एग्जामिनेशन दिन ब दिन और टफ होना चाहिए और वो हो रहा है। सीडीएस एनडीएस फ्रेंड्स आप देखिए, दिन ब दिन एग्जाम टफ हो रहा है और ये होना चाहिए। आई वॉन्ट एवरीवन, हम सब ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति एनडीए के अंदर जा रहा है वो क्रीम हो। ही शुड बी क्रीम और शी शुड बी क्रीम, जिसके अंदर वो क्वालिटीज हैं। तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम नहीं जा पाओगे। यहां पर कोई पैम्पर करने वाला नहीं होता है कि मेरी परिवार की कंडीशन ठीक नहीं थी या मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता था। फौज में फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तुम्हारी कंडीशन क्या है क्या नहीं है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फौज में नहीं आ सकते, फिर आप कहीं और चले जाओ। दैट्स इट। देयर आर सम स्टैंडर्ड्स, देयर आर सम क्वालिटीज जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम नहीं आ सकते। दैट्स इट। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसीलिए मैं अगेन आपको बोल रहा हूं कि आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। ओके तुमको तुम्हारे आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। अब शुरुआत में हम जाते हैं कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें, साइकोलॉजिकल टेस्ट में मेजरली ये देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर अधिकारी बनना चाहता है या जो भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहता है, उसका माइंडसेट कैसा है, उसके लक्षण कैसे हैं, उसके गुण कैसे हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले बताया था कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। नेगेटिव ट्रेट्स का मतलब होता है बड़े नेगेटिव लक्षण होते हैं। ऐसे ट्रेट्स के व्यक्ति को फौज में नहीं लिया जा सकता। जिसमें नंबर 1 अगर मैं बताऊं तो ऐसे लोग होते हैं जो प्रेशर के अंदर अपना आपा खो देते हैं। ऐसे लोग जो उनका एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोग जो हर बात पे अपने आप को दोष देते हैं कि मुझसे तो ये हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसे लोग जिनका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत कम है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप जो चीज सोचते हैं आप उस चीज को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसी चीज को कहा जाता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। और ऐसे ही लोगों को पहचानने के लिए, इन नेगेटिव ट्रेट्स को पहचानने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं। अब शुरुआती तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपके जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। देखिए कितने तरीके के टेस्ट होते हैं आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट जो कि आपके होते हैं डे 2 में। ये 4 तरीके के होते हैं, जिसमें नंबर 1 आपका होता है थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट।
नंबर सेकंड होता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, नंबर 3 होता है आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और नंबर 4 होता है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। याद रखिएगा साइक के अंदर आपके केवल ये 4 टेस्ट लिए जाते हैं। पीपीएनडीटी होता है वो स्क्रीन इन के लिए होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूं आज हम लोग, मैं फिर से बोल रहा हूं, आज मैं कुछ स्पेसिफिक आपको नहीं बताने वाला हूं। आज सिर्फ मैं ये बताने वाला हूं कि साइक के अंदर आपके कितने टेस्ट होते हैं और उन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम बात करेंगे कि किस टेस्ट में क्या किया जाता है। क्लियर है? ओके ओके। जैसे ओम परिहार अब यहां एसएसबी पढ़ रहा है, बट वो क्या कह रहे हैं, वो मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो है ना, समझो समझो। इन फौज वी डोंट वांट द किड्स हु डोंट इवन न्यू व्हेन टू टॉक एंड व्हाट टू टॉक। इन फोर्सेस व्हाट वी वांट द मैन हु न्यू हाउ टू टॉक एंड व्हाट टू टॉक। ऑलवेज रिमेंबर। सो ये बचपना छोड़ो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, फौज में जाने वाले हो और ये कर रहे हो तुम सीरियसली? तुमको लगता है तुम इस तरीके से फौज को ज्वाइन कर लोगे? डू यू रियली थिंक यू कैन ज्वाइन द आर्म फोर्सेस? सीरियसली, सच में इस तरीके से? कम ऑन, क्या कर रहे हो ये? मुझसे पैम्परिंग की उम्मीद मत करना। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं कि तुमको पैम्पर करूंगा कि हो जाएगा हो जाएगा। नो, नहीं होगा, नहीं होगा। यू हैव टू इंप्रूव योर सेल्फ। अगेन मैं फिर बोल रहा हूं, आपको अपने अंदर वो क्वालिटीज लेकर आनी पड़ेगी। ये चीजें करोगे नहीं होगा, नहीं होगा। अगेन मैं फिर ये चीज बोल रहा हूं, इंप्रूव योर सेल्फ यार, इंप्रूव योर सेल्फ। फोर्सेस में जाना है, यहां पर कोई घूमने के लिए, ट्रेकिंग करने के लिए सिलेक्शन नहीं चल रहे हैं। वहां जाकर दुश्मन को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। समझो इस चीज को। ये बचपना छोड़ दो, समय गया। अब वो बचपना करना है तो फिर कोई दूसरा करियर चूज करो और वहां जाओ। यहां पर ऐसे पर्सन्स की जरूरत नहीं होती फौज के अंदर। वी नीड द रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, द रिस्पॉन्सिबल मैन, जिसको समझ में आए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। समझो इन चीजों को। ओके, ये सभी के लिए, किसी एक पर्सन के लिए मैं बोल नहीं रहा हूं। चलिए, सबसे पहला जो टेस्ट होता है, हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। सबसे पहला जो टेस्ट होता है दैट इज द थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। याद रखिएगा साइक के अंदर आपके जितने टेस्ट होते हैं उसमें 60% जो वेटेज है। अगर मैं बोलूं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में 4 टेस्ट हो रहे हैं, इन चारों टेस्ट का मिला के अगर वेटेज 100% है, तो आप ये समझ के चलिए कि अकेला 60% वेटेज, कितना? अकेला 60% वेटेज। अगर इसको 70% भी बोला जाए तो कम नहीं है। अकेला 60% वेटेज आपका पहला टेस्ट रखता है, दैट इज द थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। अब देखिए थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में क्या किया जाता है। मैं जानता हूं आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स को पता होगा कि इस टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है। आई न्यू दैट। बट आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार शायद एसएसबी के बारे में सुन रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि क्या किया जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो इस टेस्ट के अंदर आपको 11 पिक्चर्स दिखाए जाते हैं और एक ब्लैंक स्लाइड दिखाई जाती है। 11 पिक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो किस तरह के पिक्चर्स होते हैं आप चाहे तो एक बार देख लीजिए। इस तरह के आपको 11 पिक्चर्स दिखाए जाते हैं। ये पिक्चर्स है, हर एक पिक्चर 30 सेकंड के लिए आपके सामने रहता है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि आपको सबसे पहले पिक्चर दिखाया जाएगा, इसी तरीके के 11 पिक्चर्स दिखाए जाते हैं। ये पिक्चर रहेगा आपके सामने कितने सेकंड्स के लिए? 30 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड के बाद ये पिक्चर हट जाता है और आपको 4 मिनट दिए जाते हैं। किसके लिए दिए जाते हैं? ये जो पिक्चर आपने देखा है, इस पिक्चर के ऊपर आपको अपनी एक स्टोरी लिखने के लिए, आप इस पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी लिखते हैं। अगेन 4 मिनट के बाद फिर से एक नया पिक्चर दिखाया जाता है। यह पिक्चर भी कितने सेकंड्स के लिए दिखाया जाता है? 30 सेकंड्स के लिए दिखाया जाता है। 30 सेकंड्स के बाद पिक्चर को हटा लिया जाता है और अगेन फिर 4 मिनट मिलते हैं आपको किस चीज के लिए? स्टोरी लिखने के लिए। इस तरीके से आपको कितने पिक्चर्स दिखाए जाते हैं? 11 पिक्चर्स दिखाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? एक पिक्चर दिखाया, 30 सेकंड्स वेट किया, पिक्चर हटा और फिर 4 मिनट दिए स्टोरी लिखने के लिए। 4 मिनट के बाद अगेन दूसरा पिक्चर फ्लैश होता है, 30 सेकंड्स के लिए वो पिक्चर होता है और अगेन 4 मिनट आपको दिए जाते हैं उस पिक्चर पे स्टोरी लिखने के लिए। अगेन फिर 4 मिनट के बाद तीसरा पिक्चर फ्लैश होता है 30 सेकंड्स के लिए और 4 मिनट दिए जाते हैं आपको उस पिक्चर पे स्टोरी लिखने के लिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है साइक के अंदर और इस तरीके से आपको 11 पिक्चर्स दिखाए जाते हैं। ओके, 11 पिक्चर्स आपको दिखाए जाते हैं।
11 पिक्चर्स के अंदर आप अपनी 11 स्टोरीज लिखते हैं। लास्ट की जो स्लाइड होती है वो एक ब्लैंक स्लाइड होती है, मतलब उसमें कोई पिक्चर नहीं होता है, वो खाली एक ब्लैंक स्लाइड होती है। अब लास्ट की स्लाइड जो ब्लैंक स्लाइड होती है उससे भी 30 सेकंड के लिए दिखाया जाता है, बट उसमें आपको यह आजादी होती है कि आप अपने मन से इमेजिन करके कोई स्टोरी लिख सकते हैं। अब स्टोरी कैसे लिखनी होती है, क्या चेक किया जाता है, क्या असेस किया जाता है, उसके बारे में जब हम टीएटी के टॉपिक पे आएंगे तब हम बात करेंगे। क्योंकि आज मैं क्या बता रहा हूं, आज सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में कितने तरीके के टेस्ट होते हैं और किस तरीके से होते हैं, उनका तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि किस तरीके के टेस्ट होते हैं और कैसे होते हैं। तो ये मत समझना कि आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, टीएटी को डिटेल में बताऊंगा मैं या पीपीएनडीटी को डिटेल में बताऊंगा, वो जब टॉपिक आएंगे। आप सबके पास प्लानर है, आप देख सकते हैं शेड्यूल है आप सबके पास कि कब कौन सा टेस्ट होने वाला है, कब कौन सा टॉपिक होगा, हम तभी उसके बारे में बात करेंगे। बट एक पॉइंट मैं आपसे अभी से बात कर लूं इस बारे में, हर बार मैं इस चीज के बारे में बात करता हूं, मैं अगेन अभी से इस बारे में बात कर लेता हूं आप लोगों से कि यहां पर जब भी किसी पिक्चर को आप देखते हैं या आपको कोई सिचुएशन दी जाती है साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर, जितने भी टेस्ट लिए जाते हैं तो उन टेस्ट के ऊपर कोई एग्जैक्टली पैरामीटर सेट नहीं किया जाता है कि ये पिक्चर आया है तो अगर इस बच्चे ने या किसी बच्चे ने ये स्टोरी के ऊपर यही स्टोरी बनाई या इस पिक्चर के ऊपर ये स्टोरी बनाई तो ही उसको हम स्क्रीन इन करेंगे, या टीएटी के अंदर अगर किसी बच्चे ने इस पिक्चर के ऊपर इसी तरह की स्टोरी बनाई तो ही हम उसको ज्यादा मार्क्स देंगे या वो रिकमेंडेड हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये पॉइंट याद रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर बच्चे की जो साइकोलॉजी है, हर कैंडिडेट की जो साइकोलॉजी है, हर कैंडिडेट की जो पर्सनालिटी है वो अलग अलग होती है। आपके पीआई की फॉर्म के अकॉर्डिंग, आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके जीटीओ के अकॉर्डिंग और आपके पर्सनल इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपको असेस किया जाता है। तो ये बात मत समझना कभी भी, और कहीं भी अगर आपको कोई बोले कि ये पिक्चर दिखाई जाए तो एग्जैक्टली ये स्टोरी लिख देना, या ये सिचुएशन दी जाए तो एग्जैक्टली ये रिएक्शन कर देना, वो टोटली रॉन्ग होता है। आप समझ सकते हो, हर आदमी की जो पर्सनालिटी होती है, जो सोचने का तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। बट हाँ, ये कुछ चीजें होती हैं जो कि मायने रखती हैं कि अगर आपको कोई पिक्चर दिखाया जा रहा है तो आपको किस तरीके से स्टोरी लिखनी है, आपकी स्टोरी में क्या एलिमेंट्स होना जरूरी है, इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। तो हम उसी के बारे में यहां पर बात करेंगे। ओके, ये मत समझिएगा, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, रट के मत आना या रटना मत कहीं पर भी कि मैंने कोई एसएसबी की किताब खरीद ली है, उसमें कुछ 12 पिक्चर्स दिए गए थे, 11 पिक्चर्स दिए गए थे और हर पिक्चर्स के ऊपर स्टोरी को मैंने रट लिया। या आपकी जो प्री कंसीव्ड स्टोरी होती है उसको सबसे नेगेटिव माना जाता है। सो डोंट डू दैट, ये मत करिएगा, ये बहुत नेगेटिव होता है आपके लिए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? एक बार पॉजिटिव या नेगेटिव बोल दो। हाँ जी, सारे पिक्चर्स के ऊपर आपको स्टोरी लिखनी होती है। 11 पिक्चर्स आपको दिखाए जाएंगे। 11 पिक्चर्स आपको जब दिखाए जाते हैं तो हर पिक्चर केवल 30 सेकंड के लिए दिखाया जाता है। 30 सेकंड के बाद आपको 4 मिनट दिए जाते हैं उस पिक्चर के ऊपर स्टोरी लिखने के लिए। आप जिस तरह की स्टोरी बनाते हैं उससे साइकोलॉजिस्ट को समझ में आ जाता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी पर्सनालिटी में कौन से ट्रैट्स हैं, आपकी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज आपके अंदर है भी कि नहीं है। आप उस स्टोरी के अंदर अपना एक हीरो चुनते हैं, एक पास्ट के बारे में बताते हैं, फिर प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो आप बताते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, आपका हीरो एक्शन लेके कैसे फ्यूचर को कंप्लीटली एक हैप्पी एंडिंग करेगा वो आप बताते हैं। तो उससे हमको समझ में आ जाता है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज है या नहीं है, जिसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। देखिए अगेन मैं बार बार आपसे चीज बोल रहा हूं, आज का सेशन इस बारे में नहीं है कि टीएटी में या पीपीएनडीटी में परफॉर्मेंस कैसे करना है या किस तरीके से इनको अटेम्प्ट करना है। आज का सेशन सिर्फ और केवल इस बारे में है कि साइकोलॉजी के अंदर किस तरह के कितने टेस्ट होते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी सेशन है बेसिकली, कि जिसको नहीं पता एसएसबी के बारे में, जिसको नहीं पता है कि साइकोलॉजी के अंदर किस तरीके के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, ये सेशन उन लोगों के लिए है कि उनको थोड़ा समझ में आ जाए कि किस तरीके के टेस्ट होते हैं। इसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे, हम ओआईआर के बारे में बात करेंगे, पीपीएनडीटी के बारे में बात करेंगे, टीएटी के बारे में बात करेंगे। सभी के सेशंस लगे हुए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। पीपीएनडीटी के लगभग 3 सेशन मैं आपके लेने वाला हूं, जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सेशन होगा वो पीपीएनडीटी का ही होने वाला है। तो आप चिंता मत कीजिएगा, डिटेल के अंदर हम हर चीज को, मैं आपके हर सवाल का जवाब एड्रेस करने वाला हूं। बट आज के बारे में, आज की मैं बात करूं तो आज सिर्फ हम क्या समझ रहे हैं, कितने तरह के टेस्ट होते हैं और कैसे वो कंडक्ट किए जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? आधे बच्चे अभी इसी में अटके कि सर ये लाइव चल रहा है कि रिकॉर्ड चल रहा है, यही समझ नहीं आ रहा। ये गुत्थे सुलझाने में लगे, देखो इनको इसी में दिमाग लग रहा है ना।
रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं एसेस भी कभी भी रिकॉर्डेड नहीं लूंगा तुम्हारा, चिंता मत करो, है ना। चाहे मेरी तबीयत कितनी भी खराब हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा एसेस भी कभी भी रिकॉर्डेड नहीं लूंगा, बिकॉज साइक का जो पोर्शन है उसमें आपके जो रिप्लाईज आते हैं, आपके जो जवाब आते हैं किसी पिक्चर के पीछे या कोई सिचुएशन जब मैं देता हूं तो आपके जो जवाब आते हैं, उन जवाबों के द्वारा ही मैं आपको समझाता हूं कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो चिंता मत करना, एसएसबी के जो मेरे सेशन से पर्टिकुलरली मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपने सेशंस को कभी भी रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं देने वाला हूं, कभी नहीं देने वाला हूं, ये पॉइंट याद रखिएगा। ओके, चलो ठीक है। ओके। हम्म हमें ना बोलना पड़ेगा कि सर लाइव लगाओ ना, तो यहाँ ऐसा वो मैच में आता ना, क्रिकेट में नीचे लिखा हुआ था लाइव, वैसे ही लाइव डाल दिया करो। ओके बेटा, करेंगे अपन टीईटी के बारे में, पिक्चर्स कैसे आते क्या आते अपन करेंगे इसके बारे में बात। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं अगेन क्या क्या आएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट में, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे करना है क्या नहीं करना है, वो अपन आगे बात करेंगे और डिटेल में बात करते हैं उसके बारे में आगे हम लोग। ओके चलिए, नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होता है, देख लीजिए इस तरह के पिक्चर्स दिखाए जाते हैं। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं, ये पिक्चर हो गया है, ये पिक्चर हो गया है, ये पिक्चर हो गया, 30 सेकंड्स के लिए आपको पिक्चर दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो टेस्ट लिया जाता है दैट इज द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसे WAT के नाम से भी जाना जाता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर यह किया जाता है कि इसमें आपको 60 वर्ड्स दिए जाते हैं, 60 शब्द दिए जाते हैं, और हर वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस लिखने के लिए आपको 15 सेकंड दिए जाते हैं। 60 वर्ड्स किस तरीके के दिए जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको दिया गया है सोसाइटी। अब सोसाइटी आपको वर्ड दिया गया है, इस वर्ड के ऊपर आपको एक सेंटेंस बनाना है। आप चाहे तो अभी बना सकते हैं अपने मन से, सोसाइटी पे आपको सेंटेंस बनाना है। अब सेंटेंस बनाने के लिए आपको 15 सेकंड दिए जाते हैं यहां पर। ओके, आपको ये वर्ड्स दिए जाएंगे, जैसे नंबर 1 वर्ड सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर 15 सेकंड के अंदर आपको एक सेंटेंस बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया जाएगा आपको कैरेक्टर, कैरेक्टर के ऊपर आपको अगेन 15 सेकंड के अंदर एक सेंटेंस बनाना है। इम्पॉसिबल, अफ्रेड, अनफिट, इजी, ब्यूटी, गैम्बल, प्रॉब्लम, प्रेशर, पेन, पेबल, सिंपैथी, सर्विस। इस तरीके से आपको अलग अलग वर्ड्स दिए जाते हैं। एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं दिए जाएंगे, ये मत समझना कि सर ये जो वर्ड्स आप बताएंगे क्लास में क्या एग्जैक्टली ये वर्ड दिए जाते हैं, नहीं, ऐसे वर्ड्स नहीं दिए जाते हैं, एग्जैक्टली नहीं दिए जाते हैं। इसी तरीके के वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, बट कितने वर्ड्स दिए जाते हैं, आपको 60 वर्ड्स दिए जाते हैं, और हर वर्ड के ऊपर आपको एक सेंटेंस बनाना होता है, और सेंटेंस बनाने के लिए आपको 15 सेकंड्स दिए जाते हैं, और 15 सेकंड्स के अंदर आपको एक सेंटेंस बनाना होता है हर वर्ड के ऊपर। और यह देखा जाता है कि आपका जो रिस्पॉन्स है, जब आप किसी भी वर्ड के ऊपर सेंटेंस बनाते हैं, तो उस समय पर आपका जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस से आपकी साइकोलॉजी प्रदर्शित हो जाती है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मैंने अगर आपको शब्द दिया है जीरो, जीरो पे कोई ये सेंटेंस बनाता है कि जीरो इज द लास्ट डिजिट। अब ये जो वर्ड बना है कि जीरो इज द लास्ट डिजिट, इसका कोई लॉजिक नहीं, ये इनलॉजिकल सेंटेंस होते हैं। कोई ये वर्ड बनाता है कि अगर मैंने किसी को जीरो वर्ड दे दिया तो जीरो से वो बता देगा कि जीरो इज द स्टार्टिंग, कि जीरो स्टार्टिंग होती है, किसी भी चीज की शुरुआत होती है। तो इस तरीके से नॉर्मली मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं कि कई व्यक्ति जो है वो अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से, अपनी अपनी सोच के हिसाब से हर सेंटेंस के ऊपर क्या है, वर्ड्स बनाना शुरू करते हैं। तो जब भी कोई आदमी किसी भी सेंटेंस के ऊपर, किसी भी वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस बनाना शुरू करता है, सेंटेंस बनाता है, उस सेंटेंस से समझ में आ जाता है कि उसकी सोच किस तरह की है। कुछ पैरामीटर्स के ऊपर उसको स्केल किया जाता है, कुछ पैरामीटर्स के ऊपर उसको जज किया जाता है, साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स के ऊपर, और समझ में आ जाता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज है और क्या क्वालिटीज नहीं है। तो ये एक छोटा सा तरीका होता है और इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा और बहुत बढ़िया टेस्ट होता है, और किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को जानने का मेरे हिसाब से ये दूसरा सबसे बेहतरीन तरीका है। पहला तरीका कौन सा है, पहला है TAT आपका, थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट होता है दैट इज द SRT। आपने शायद इस टेस्ट के बारे में सुना होगा। SRT का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर आपको 60 रियल लाइफ सिचुएशंस दी जाती है, रियल लाइफ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दी जाती है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि रियलिटी में तुमको सिचुएशन में पुट नहीं किया जाता। एक बुकलेट दी जाती है, उस बुकलेट के अंदर 60 सिचुएशंस लिखी होती है कि आप ये कर रहे थे और सडनली ये हुआ तो आपके साथ ये होगा। आप घूमने जा रहे हैं पिकनिक पे, आपकी साइकिल पंचर हो जाती है, अब जंगल में है, आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू। उन सिचुएशंस के बारे में हम आगे बात करेंगे, बट ऐसी लगभग 60 हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आपको दी जाती है। हर सिचुएशन पे रिस्पॉन्स करने के लिए आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं। कितना मिनट दिया जाता है, 30 सेकंड दिए जाते हैं। एक सिचुएशन है,
उस सिचुएशन के आगे आपको रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स करने के लिए आपको 30 सेकंड दिए जाता है और इस तरीके से टोटल 30 मिनट में आपको इन 60 सिचुएशन को सॉल्व करना होता है। अब सिचुएशंस कैसी होती है, एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए। कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती है, जैसे यू आर क्लाइंबिंग ए माउंटेन विथ योर फ्रेंड्स, सडनली अ फ्रेंड लूज द ग्रिप ऑन द रोप एंड फॉल्स डाउन। कि आप लोग क्या है, क्लाइंब कर रहे हैं एक रोप के ऊपर, माउंटेन के ऊपर, सडनली क्या होता है कि आपका एक दोस्त के हाथ से रोप छूट जाती है और वो गिरने लगता है, आप क्या करेंगे। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती है। देखिए ये ऐसी सिचुएशंस होती है जो कोई भी आदमी फेस कर सकता है अपने जीवन के अंदर, ऑब्वियसली वो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर फेस कर सकता है। तो इस तरह की सिचुएशंस यहां पर आपको दी जाती है। नेक्स्ट, यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, यू गेव योर बेस्ट बट योर फ्रेंड गॉट फर्स्ट प्लेस एंड यू लॉस्ट, व्हाट यू विल डू। इस तरह की हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दी जाती है। अब इन सिचुएशंस पे आपका जो रिस्पॉन्स होता है कि आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में, तो ये माना जाता है कि रियलिटी के अंदर भी आप वही करेंगे। दैट मीन्स आपका माइंडसेट क्या है ये पता लग जाता है आपके रिस्पॉन्सेस के द्वारा। ये समझ में आ जाता है कि अगर रियलिटी में आप इन सिचुएशंस के अंदर होते तो आपका जवाब क्या होता, आपका रिप्लाई क्या होता। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन टेस्ट के अंदर आपकी इन सिचुएशंस के रिस्पॉन्सेस को देखा जाता है कि इन सिचुएशंस के अंदर आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। क्लियर है पॉइंट यहां पे, यहां तक समझ में आ गया। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट क्लियर हो गया है। हाँ जी, इसी तरह की हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आपको दी जाती है। ये देखिए कुछ सिचुएशंस ये रही। व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम अ लेट नाइट शो, यू सॉ टू मैन ट्राइंग टू मोलेस्ट अ गर्ल। आप देख रहे हैं कि आप शो देखकर आ रहे हैं लेट नाइट, और आप देखते हैं कि दो आदमी किसी लड़की को मोलेस्ट कर रहे हैं, आप क्या करोगे। नेक्स्ट, योर फ्रेंड इज क्वाइट आर्गुमेंटिव एंड रूड विद हिज पेरेंट्स एंड यू हैव कम अक्रॉस हिज बिहेवियर। आपका जो दोस्त है वो थोड़ा आर्गुमेंट करता है अपने पेरेंट्स के साथ, आप देखते हैं कि उसका बिहेवियर है, आप क्या करेंगे। तो इस तरीके के ये जो रिस्पॉन्सेस है कि ये सिचुएशंस जब रियलिटी में आपके सामने आएगी तो आप रिस्पॉन्स क्या करेंगे, ये चीज यहां पर देखी जाती है। और यही टेस्ट होता है आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब इसमें कई सारे एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि कहीं से वो सुन लेते हैं, कहीं से उनको बता दिया जाता है कि अगर एग्जैक्टली ये सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप इस तरह का रिस्पॉन्स करो, या ये सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप इस तरह का रिस्पॉन्स करो। बट रियलिटी के अंदर ये नहीं किया जाता है। हर व्यक्ति का जो रिस्पॉन्स है उसकी सिचुएशन या उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं होता है। हर व्यक्ति का जो रिस्पॉन्स है उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग और उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। तो ये आपका जो तीसरा टेस्ट होता है दैट इज द सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। लास्ट में हम बात करते हैं, लास्ट हमारा जो टेस्ट होता है दैट इज द सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अगेन ये टेस्ट भी काफी आसान होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन वाला। इसमें आपको अपने बारे में कितना नॉलेज है, आप अपने आप को कितना जानते हैं, इसके बारे में बात की जाती है, ये जानने की कोशिश की जाती है। इसमें आपको कुछ चीजें बताई जाती है कि आपको इस टेस्ट के अंदर आपसे पूछा जाता है, आपको राउट डाउन करना पड़ता है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब आप ये लिखते हैं तो आपके रिस्पॉन्सेस से समझ में आ जाता है कि रियलिटी में आप किस तरह के पर्सन है। तो ये इस तरीके के 4 टेस्ट होते हैं आपके। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं एसएसबी के साइकोलॉजिकल प्रोसेस की, इसके अलावा जो एक टेस्ट जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, भले ही वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर नहीं आता है या साइक के अंदर नहीं आता है, बट यहां पर भी आपकी साइक को चेक किया जाता है, यहां पर भी आपकी साइकोलॉजी को चेक किया जाता है, आपकी OLQs को चेक किया जाता है, और ये आपके स्क्रीन इन प्रोसेस होने के लिए सबसे जरूरी होता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं PPNDT टेस्ट की, दैट इज द पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट की। यहां पर भी सेम चीज की जाती है, आपको 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाया जाता है। 30 सेकंड के बाद अगेन आपको लगभग 4 मिनट दिए जाते हैं एक स्टोरी लिखने के लिए, और आपको लगभग 4 मिनट के अंदर इस तरह के पिक्चर्स के ऊपर एक स्टोरी लिखनी पड़ती है। आपके परसेप्शन को जानने की कोशिश की जाती है कि आपने क्या परसीव किया है, आपने क्या अनुमान लगाया है उस पिक्चर को देखकर, और उसके बाद आप उस स्टोरी को डिस्कस करते हैं। स्टोरी लिखने के बाद आप पहले स्टोरी को नरेट करते हैं, नरेशन के बाद आप अपने ग्रुप के साथ उसको डिस्कस करते हैं, और लास्ट में आपको ये कहा जाता है कि आप पूरा जो आपका ग्रुप है 10 या 15 लोगों का, जितने लोगों का भी आपका ग्रुप है, आप एक कॉमन स्टोरी के ऊपर आते हैं। तो ये भी एक टेस्ट होता है, याद रखिएगा। हालांकि इसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे
है ना, याद रखिएगा। अब ये जो पिक्चर दिखाई जाती है, कई बच्चे बोल रहे सर ब्लर होती है, यस इतनी ही ब्लर पिक्चर होती है। पीपीएनडीटी के अंदर इसी तरह की ब्लर पिक्चर्स दिखाई जाती है, क्लियर पिक्चर नहीं होती है। तो ये आज छोटा सा लेक्चर था, मैंने अगेन आपको कह दिया कि आज हमने ये नहीं सीखा है कि बहुत डिटेल में पीपीएनडीटी क्या होता है या पीपीएनडीटी में कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके से होता है, या टीएटी क्या होता है। वो नेक्स्ट सेशन से आपका स्टार्ट होने वाला है। आज का जो सेशन था वो सिर्फ उन एस्पिरेंट्स के लिए था जिनको नहीं पता था कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या क्या होता है, किस किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं। तो जिनको पता है उनके लिए वेल एंड गुड ये सेशन था, जिनको नहीं पता था उनको आज शायद क्लियर हो गया होगा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट किस तरीके से लिए जाते हैं। क्लियर है? तो हम सारे ही टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे भी, इनके बारे में बात भी करेंगे, किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। जब आपके सामने कोई पिक्चर आती है तो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना है, एज अ साइकोलॉजिस्ट व्हाट दे वांट, आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है कि उसको ऐड नहीं करना है, ये सारी बातें हम यहां पर करने वाले। बट जब टेस्ट आएगा हम तब उसी की बात करेंगे। चलिए, आप सब अपना ध्यान रखिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मिलता हूं। ध्यान रखो अपना, मेहनत करते रहो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।